अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला सोहेल आफरीदी की नामजदगी से लेकर इंतखाब तक और अब जिमनी सेनेट इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान साहब का 91 वोट लेना बताता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली इंटैक्ट है। दड़ाबंदी का चैप्टर फिलहाल क्लोज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा सदर जुनेद अकबर साहब का कहना है कि कोई इस गल में ना रहे कि सजाएं सुनाने और क्रॉस लगाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमजोर हो जाएगी। वक्त के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद मजबूत हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर होती जाएगी इंशाअल्लाह ताला। कोई ये गलतफहमी में न रहे कि इमरान खान साहब की जो है आप इस पे क्रॉस लगाएंगे या उसको इसी तरह सजाएं दे के उसके वर्कर को, उसकी क्यादत को, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमजोर होगी। नौ मुंतखब सेनेटर खुर्रम ज़ीशान साहब का इंतखाब जीतने के बाद गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर का शुक्रगुजार हूं। हमारा पहला हदफ इमरान खान की रिहाई और हमारा मकसद पाकिस्तान की खुशहाली है। हम ये जंग मैदान से ऐवान में लेकर जाएंगे। तमाम पीटीआई के वर्कर्स का मैं दिल से मशहूर हूँ। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कभी ऐवान का, इक़्तिदार का, कुर्सी का इनका बंदा न बनाना। हमारा मकसद पाकिस्तान का इस्तेहकाम, खुशहाली। मैदान से अब ये जंग इंशाअल्लाह हम ऐवान में भी लेकर जाएंगे। हमारा पहला हदफ इमरान खान की रिहाई है। ताम पीटीआई की हम आहंगी खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ही नजर आती है। वफाक और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अनगिनत बयानिए पाए जाते हैं और ओहदों की खींचातानी पार्टी मीटिंग से शुरू होकर सोशल मीडिया तक पहुंच जाती है। पंजाब में पार्टी की सूरत हाल यह है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के पुराने साथियों को ओहदों से बरतरफ कर दिया जाता है और खान साहब को वजाहत जारी करनी पड़ती है कि अहमद चट्टा और बिलाल एजाज मेरे पुराने और वफादार साथी हैं। मैंने उनकी बरतरफी के कोई अहकाम जारी नहीं किए। वो बड़े परेशान भी हुए थे। वफाक में हालात ये हैं कि इमरान खान साहब के कोऑर्डिनेटर्स की आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आती। सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब खान साहब से मुलाकात की अपनी अपनी लिस्टें सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को भेज देते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रद्द हुए कहा कि 23 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम साहब ने कहा कि वो सिर्फ सलमान अकरम राजा के दस्तखतशुदा नामों को दुरुस्त मानेंगे और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने उन्हें ताकीद की कि मेरे दिए गए नामों की इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। खान साहब के हुक्म के तहत मेरे साथ इंतजार पंजोथा और अली जफर साहब को भी लिस्टें देने का इख्तियार दिया गया था। मैंने अली जफर साहब को करीब 1 बजे व्हाट्सएप मैसेज किया कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के एतराज को दूर करने के लिए इस हफ्ते मैं ही नाम भेज देता हूँ। तजवीज़ करदा नाम भी बता दिए। बाद में एक दूसरी लिस्ट अली जफर साहब ने जारी कर दी। लिस्टें भेजना एक मामूली अमल है। पार्टी का वकार हर फर्द की अना पर फोकियत रखता है। खान साहब मुलाकात का हक रखते हैं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के पास कोई जवाज नहीं कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाए। उधर पीटीआई की सेनेटर मशाल यूसुफजई ने बजरिया ट्वीट सलमान अकरम राजा साहब पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि क्या आपको और हम सबको खान साहब ने मना नहीं किया था कि सोशल मीडिया पर इस किस्म की ट्वीट्स नहीं करनी। आप अगर खैबर पख्तूनख्वा ना भी आते तो भी सोहेल आफरीदी ने वजीर आला बन जाना था। आपकी ख्वाहिश पर आपको लीड दी गई, वरना आपको और हम सबको पता है खान साहब ने सख्त हिदायत दी हैं कि उनके होते हुए कोई खैबर पख्तूनख्वा में इंटरफेयर नहीं करेगा। आपसे क्या गिला करे, आप तो खान साहब का ट्वीट भी रीट्वीट नहीं करते। आप अगर खान साहब के बयानिए का वजन नहीं उठा सकते तो किसी और को जिम्मेदारी दे दें। पार्टी अहदेदारान के माबैन असर वज़ू की ये रसाखशी का जो शाखसाना है और वो ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत किसी को भी इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। सोहेल आफरीदी साहब का अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक में कहना था कि अदालत से दस्तखतशुदा हुक्मनामा नहीं मिल रहा। हुक्मनामा मिल जाएगा फिर हम तौहीन दरख्वास्त दायर करेंगे। हम दीवारें तोड़ने वालों में से नहीं, आइन और कानून तोड़ने वालों को कटहरे में लाएंगे। हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो साइन नहीं कर रहे थे और मैंने लेटर किया है तो आज उनको रिसीव हुआ है। तो उम्मीद है कि साइन शुदा ऑर्डर जो है वो मिल जाएंगे तो उस पर ही हम फिर तौहीन अदालत। हम दीवारें तोड़ने वाले नहीं हैं, हम आइन और कानून को तोड़ने वाले को इंशाअल्लाह ताला कानून के कटहरे में लाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं। पंजाब में धड़ाबंदी के बायस सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की कॉल पर कोई काबिल जिक्र एहतजाज नहीं हो सका और वफाक में खान साहब के नामजद अपोजिशन लीडर्स महमूद खान अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की तकर्री अमल में नहीं आ सकी। जराए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने अचकजई साहब की साबका तकारीर का मतन भी तलब कर लिया है। वैसे अयाज सादिक साहब की खुद की माजी की तकारीर भी काफ़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट रही हैं।
बहरहाल स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर खान साहब के दरमियान अपोजिशन लीडर्स के मुद्दे पर एक मुकालमा हुआ आज। गौहर खान साहब इस मुलाकात को किस तरह बयान कर रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। मैं असम्बली आया था तो स्पीकर साहब भी मुझे मिले, इस तरह से मैंने उनसे आज भी रिक्वेस्ट की है अपोजिशन लीडर का वो नोटिफिकेशन हमारा कर ले, और उन्होंने फिर मुझे ये भी रिक्वेस्ट की कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं चाहता हूँ आप लोग असम्बली के जो कमेटीज है उसमें आप वापस आ जाए। मैंने उनको कहा ये खान साहब का ही फैसला है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने तुर्किया की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए ताकि अमन को एक और मौका मिल सके। पाकिस्तान का मरकजी मुतालबा रहा है कि अफगान हुकूमत तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कार्रवाइयों को गैर शरई करार देकर दहशतगर्द ग्रोहों को मुल्क बदर करे। बातचीत की गुज़िश्ता अदवार अफगान वफ्द को काबुल से आने वाली तालिबान की नई पुरस्रार हिदायत और तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत से इनकार के बायस नाकाम हुए। अमन की कोशिशों में हमारी हुकूमत अफगान तालिबान से बातचीत के अलावा कबायली नुमाइंदीन के साथ जिरगे करके उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में भी मसरूफ़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब के बाद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने पेशावर में कबायली नुमाइंदीन के साथ जिरगा करके तालिबान और TTP के खिलाफ कार्रवाई में साथ देने पर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और नुमाइंदीन को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ का कहना था कि अफगानिस्तान समेत तमाम हमसायों के साथ अमन चाहते हैं, मगर तालिबान पाकिस्तान के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारक का मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में कहना था कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुज़ाकरात के नाकाम होने के जिम्मेदार अफगान तालिबान हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सलमान साहब, आज और कल 2 रोज से नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो ट्विटर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो कुछ ट्वीट्स हो रहे हैं, आपकी जानिब से भी आज तवातर से बड़े मल्टीपल ट्वीट्स नज़र से गुजरे जहां पर आपने खान साहब के फैसले से मुताल्लिक, और आपको चूंकि हमने 2 रोज़ कबल खान साहब की हमशीरा की जानिब से भी उस वीडियो पैगाम में सुना था कि आप ही उनके एक मिजाज तर्जुमान की हैसियत से तमाम पैगामात आपके थ्रू आएगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ से मैं आगाज़ करना चाहूँगी इस बात का कि 2 लिस्टें सामने आई और बहुत कन्फ्यूजन जो है वो इस हद तक क्रिएट हो गई कि आज किसी की मुलाकात भी नहीं हो सकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात थे वो खुलकर सामने आ गए। ये कहाँ से आपके ख्याल में ये ट्रिगर हुआ और 2 लिस्ट क्यों आई है मंजर आम पर? देखिए, कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। सोशल मीडिया पे चंद ट्वीट्स चल जाएं तो ये कौमी इशू नहीं बन जाता। किसी भी बड़ी पार्टी में ये मामला चलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, एक लिस्ट मैंने जारी की क्योंकि पिछले हफ्ते जो अडयाला जेल के मुंतजिम हैं गफूर अंजुम साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे ये कहा कि 24 मार्च 2025 के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में ये लिखा है कि लिस्टें सलमान राजा जारी करेंगे, और चूंकि पिछले कुछ हफ्तों से लिस्टें सलमान राजा की तरफ से नहीं आई इसलिए हमने उनको तस्लीम नहीं किया। ये उनका मौकफ दुरुस्त नहीं, क्योंकि मुलाकात तो अक्टूबर 2024 से वो नहीं करा रहे, लेकिन चूंकि उन्होंने एक उज़र उठाया, मैंने कहा ठीक है मैं लिस्ट जारी कर देता हूँ, और इस हवाले से मैंने तमाम मुतल्लिका अफराद को बता दिया कि मैं लिस्ट जारी करने लगा हूँ, क्योंकि गफूर अंजुम साहब ने ये एतराज अदालत में उठाया और अदालत ने भी कहा मुझे कि आप लिस्ट जारी कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ जारी, मेरा नाम मौजूद है उन लोगों की लिस्ट में जो खान साहब ने दिया हुआ है जनवरी फरवरी से, कि जो उनसे मुलाकात के लिए लिस्टें जो हैं जारी कर सकते हैं। मुझे कोऑर्डिनेटर उसमें उन्होंने कहा और वो अदालत के फैसले में भी ये बात आ गई, तो मैंने एक लिस्ट जारी कर दी। लेकिन इस दौरान एक और लिस्ट भी जारी हो गई, जो अली जफर साहब पिछले 2 हफ्तों से लिस्टें जारी कर रहे थे उन्होंने भी कर दी, तो कोई मसला नहीं है। 4 नाम तो यकसा थे, और मेरी लिस्ट को तो खुद गफूर अंजुम साहब मान के गए थे अदालत में कि जो लिस्ट सलमान साहब की तरफ से आएगी हम उस पर अमल करेंगे। तो फिर अमल क्यों नहीं किया? नहीं हुआ ना आज भी अमल। तो इसकी ये कोई वजह नहीं है कि 2 लिस्टें थी इसलिए अमल नहीं हुआ। अमल तो वो पिछले कई महीनों से नहीं कर रहे। पर सलमान साहब, आज आपने अपनी ट्वीट में ये वाज़े अल्फाज में लिखा कि आपने गुज़िश्ता रोज भी अली जफर साहब को करीब कोई 1 बजे व्हाट्सएप मैसेज भी किया था और इससे आगाह किया था कि आपने लिस्ट जो है वो तैयार कर ली और आप नाम भेज रहे हैं। आपको उनका जवाब मौसूल नहीं हुआ था? चलो ये अंदरूनी बात है, बस ठीक है, वजाहत आपने ट्वीट की है। हाँ ठीक है, बस वजाहत जरूरी थी, मैंने कर दी कि किस तरह क्या टाइम सीक्वेंस था। तो ये बात अब वाजे हो गई कि मैंने एक लिस्ट जारी कर दी थी, उसके बाद एक दूसरी लिस्ट आ गई, बस ठीक है। बस अब से सलमान साहब लिस्ट आपकी तरफ से जारी की जाएगी या जिस तरह नाम बताए जाते हैं हामिद खान साहब, अली जफर साहब, आपका नाम, बैरिस्टर गौहर साहब का नाम, इंतजार पंजोता साहब का नाम, तो कोई भी ये तो हमने आपस में फाहम तफहीम से ही करना है ना मामला। ये तो नहीं हो सकता कि 4 लोग 4 लिस्टें जारी कर दी।
तो चूंकि इस वक्त जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसका सहारा लिया सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने, उसमें जो नाम लिखा हुआ है वो मेरा नाम लिखा हुआ है, तो इसलिए हम तशरीह ले लेंगे अदालत से इसकी। लेकिन कोई बड़ी बात साहब, इससे फिर क्या अखज़ किया जाए कि अफ़वाम व तफ़हीम पर आप पांचों के दरमियान नहीं है? हो जाएगी, कोई बड़ा मसला नहीं है इसमें, कोई चौधराहट की बात नहीं है इसमें, कोई अना की बात नहीं है, एक मामूली सा ये काम है, ये हो जाएगा। बस सलमान साहब, एक और आपने जो ट्वीट के जरिए, क्योंकि आप ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप बात लेकर आ गए हैं तो सवाल करना भी आपसे जरूरी है, आपने जब कहा कि खान साहब ने जब से सुहेल आफरीदी साहब को वजीर आला नामजद किया तो बाज को सांप सूंघ गया, और आपने फिर दोबारा ये बात दोहराई कि मुझे नजर आया कि इमरान खान साहब के फैसले को नाकाम बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। आप बताना पसंद करेंगे कि बाज अफराद कौन थे, कौन नाकाम बनाना चाहता था इमरान खान साहब के फैसले को? देखिए, ये तो पूरी कौम के सामने की बात अलल ऐलान ये आया, जो सरकारी हल्के हैं उनकी जानिब से कि हम ये नहीं होने देंगे, हमें ये नाम कबूल नहीं है वगैरह वगैरह। तो मेरा इशारा तो हर तरफ हो सकता है ना, इसमें आप कोई मखसूस इशारा मत ढूंढिए। एक कोशिश थी, बिल्कुल एक कोशिश थी इस फैसले पे अमल दरामद ना हो। सो ओपोनेंट्स आउटसाइड द पार्टी एंड विद इन द पार्टी, वो तमाम एलिमेंट शामिल हैं इसमें? जो मैंने कहना था मैंने कह दिया, मेरे अल्फाज वाज़े हैं, उसमें जो भी मतलब आप ढूंढना चाहें ढूंढ लें, मैंने एक बात कर दी है। राइट सलमान साहब, ये ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी ही जमात की सेनेटर मशल यूसुफजई साहिबा आज एक तवील सी उन्होंने ट्वीट की और उन्होंने आप पे काफ़ी संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं, बहुत सारे सवालात उन्होंने रेस किए हैं। आदिल राजा से वो यूके की एक मुलाकात का आपका हवाला दे रही हैं जिस पर वो कहती हैं कि अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। वो साथ साथ ये भी कहती हैं कि आप अगर खैबर पख्तूनख्वा ना जाते, जिस तरह से आपने क्लेम किया था अपनी ट्वीट में, तब भी सुहेल आफरीदी साहब ने वजीर आला बन जाना था। छोड़ दे, देखें कुछ चीजें होती हैं, लोग बात कर देती हैं, देना जरूरी नहीं होता। वो जो लोग वहाँ मौजूद थे खैबर पख्तूनख्वा में, वो जानते हैं, सुहेल आफरीदी साहब जानते हैं, बाबर सलीम सवाती साहब जानते हैं, जुनैद अकबर साहब जानते हैं, असद कैसर साहब जानते हैं, अली असगर खान जो सेक्रेटरी जनरल हैं केपी जमात के वो जानते हैं, जो पेशावर के सदर हैं अरबाब, इसलिए कोई ऐसा। सलमान साहब, अहमद चट्टा साहब को जो सेंट्रल पंजाब की पोजीशन से हटाने का मामला है वो भी चूंकि बहुत जेर बहस है, ये फैसला था किसका और आपको किसने कम्युनिकेट कन्वे किया था? ये देखिए, फैसला तो जाहिर जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं पंजाब, उन्हीं का था ना। नोटिफिकेशन तो उन्हीं के दस्तखत से जारी हुआ 16 अक्टूबर की रात, तो उन्हीं का फैसला था और किसी का फैसला तो नहीं था। और ये तो कम्युनिकेट हो गया क्योंकि वो नोटिफिकेशन तो कोई छुपी हुई डॉक्यूमेंट नहीं थी, पब्लिक डॉक्यूमेंट थी, उसको सोशल मीडिया पे भी डाला गया, तो फैसला तो उन्हीं का था। तो इस फैसले की कम्युनिकेशन तो सोशल मीडिया के जरिए हो गई। जब अगले दिन सुबह हम उठे तो ये मामला सामने था। तो यहाँ इशू ये नहीं है कि ये तो इमरान खान साहब का तो फैसला ही नहीं था। डॉक्टर उज़मा कह रही थी कि इमरान खान साहब तो परेशान हुए थे ये सुन के। जी, अब सवाल सिर्फ ये था कि क्या ये फैसला इमरान खान साहब की हिदायत पे किया गया या जो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर, उन्होंने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए ये फैसला किया। वो अपने इस्तेहकाक से भी ये फैसला कर सकती थी। तो ये एक सवाल पैदा हो गया कि ये फैसला खान साहब के हुक्म पर हुआ या उनके हुक्म के बगैर हुआ। तो ये एक इशू जाहिर है। जब उज़मा बीबी आई हैं परसों खान साहब से मिलके, तो उन्होंने एक बात की, उसकी वजह से ये एक मामला खड़ा हो गया। और उससे पहले ये हुआ था कि 17 तारीख को जब ये बात सामने आई तो मैंने एक ट्वीट की कि मेरी मौजूदगी में ऐसा कोई हुक्म खान साहब की तरफ से नहीं आया था, लिहाजा इस फैसले की तौसीक खान साहब से ले ली जाएगी। लेकिन मेरी उसके बाद मुझसे मिले वो लोग जो मुझसे पहले उस दिन खान साहब से मिल चुके थे और कुछ गुफ्तगू कर चुके थे। उसमें हमारी जो पंजाब के स्पोक्स पर्सन हैं अली इमरान साहब, मुबशर अवान साहब, वो मिले, ओहदेदार हैं, वो भी पंजाब पीटीआई के जिम्मेदार अशखास हैं। उन्होंने मुझे मिलकर कहा कि उनकी मौजूदगी में और उनके साथ गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने ये फैसला किया था या ये हुक्म दिया था कि अहमद चट्टा साहब को हटाया जाए, लिहाजा उनको हटा दिया गया है। तो जब उन्होंने ये तस्दीक कर दी और जिम्मेदार अशखास हैं, दोनों नोटिफाइड ऑफिस बेयरर्स हैं, तो उसके बाद मुझे मानना पड़ा कि ठीक है, ये फिर इमरान खान साहब का फैसला है उनकी गवाही पर।
और साथ ही मुझे ये भी कहा गया कि अगर जो नए ऑफिस बेरर हैं जिनको सेंट्रल पंजाब में वहदा दिया गया है उनको तस्लीम ना किया गया तो सेंट्रल पंजाब में और पूरे पंजाब में ताकुल पैदा हो जाएगा। लिहाजा मैंने दूसरी ट्वीट कर दी जिसमें मैंने कहा कि ठीक है अब वो अपना काम शुरू करें, उनको नोटिफाई चूंकि कर दिया गया है नए सदर सेंट्रल पंजाब को तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब जब ये एक बयान आ गया उज़मा बीबी का, आपकी दोबारा बात हुई मुबश्शिर अवान साहब और अली इमरान साहब से? फिर नहीं, मेरी दोबारा बात नहीं हुई। तो जब ये बयान आ गया उज़मा बीबी का तो फिर ये एक सवाल उठ खड़ा हुआ। इसकी वजाहत अगले चंद दिनों में हो जाएगी, मैं इस बारे में मजीद कुछ नहीं जानता। तो ये प्रोब यानी कि ये अभी प्रोब पार्टी सतह पर हो रहा है ये मामला? देखिए, प्रोब हो रहा है या नहीं हो रहा ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इस हद तक है कि खान साहब की हिदायत जो है वो ठीक कम्युनिकेट हुई या नहीं कम्युनिकेट हुई। खान साहब ने कह दिया कि आइंदा उनकी जो हिदायत हैं वो एक चैनल उन्होंने मुरतब कर दिया कि मेरे जरिए वो कम्युनिकेट हुआ करेंगी। तो ये बात मैं समझता हूँ अब बहुत अहम नहीं रहेगी आइंदा के लिए। पर लेकिन सलमान साहब आपको लगता है कि ये जब अनाउंसमेंट बाहर आई और रिले हुआ ये मैसेज कि आप ही उनके मजाज एक तर्जुमान होंगे जो कि कन्वे करेंगे पार्टी लीडरशिप को भी और अवाम को भी, तो आपको एक हिंड्रेंसेस या ऑब्स्टिकल्स या एक बैकलैश का आपको सामना करना पड़ेगा फ्रॉम विद इन द पार्टी? देखिए, वो तो होता ही है ना। जब भी खान साहब किसी के बारे में कोई अच्छे अल्फाज अदा करते हैं या किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं तो एक होता है कि फितरी सा अमल है, कुछ लोग जो हैं वो उससे खुश नहीं होते, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो ज्यादा अहम बात है वो ये है कि खान साहब तक रसाई मेरी किस हद तक मुमकिन होगी। अगर वो रसाई मुमकिन नहीं होती तो फिर एक चैनल जो है उसके काम करने में जाहिर है दुश्वारी पेश आएगी। लेकिन हम देखते हैं कि मामला आगे कैसे चलते हैं। और आपको लग रहा है क्योंकि आज वजीर आला सोहेल आफरीदी साहब चौथी बार भी वो मुलाकात नहीं कर सके, दोनों लिस्ट अगर कंसिडर की जाए तो उसके मुताबिक कोई भी उनसे मुलाकात नहीं कर सका, तो आपको लग रहा है कि ये एक तातुल बरकरार रहेगा? और ये क्यों, कौन बेनिफिट करना चाह रहा है इससे सलमान साहब? जाहिर है जो इंतजामिया है, जो सरकार है, जो पुश्तपनाह है, वही बेनिफिट करना चाह रहे हैं ना। खान साहब को तन्हाई में डालकर उन तक रसाई रोक कर मकसद यही होता है कि पार्टी के अंदर इंतशार पैदा हो, पार्टी के अंदर जो है इबाहम पैदा हो। तो ये एक सोची समझी हिकमत अमली है जिसके तहत कुछ सोशल मीडिया हैंडल भी जो हैं इस बात को बढ़ावा देते हैं। पीटीआई के अंदर मुखालफत बढ़ गई, इंतशार बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, जैसी कोई कौमी सतह की खबर है। लेकिन मकसद उसका बिल्कुल यही होता है इस रसाई को रोकने का खान साहब तक के इबाहम पैदा हो, बातें वाजे ना हो और ये मौका मिले इस बयानिए को बनाने का कि पार्टी में बहुत इंतशार है। तो ये एक सोची समझी हिकमत अमली है। सिर्फ वो हैंडल्स ही नहीं ट्वीट कर रहे होते, जब पार्टी की लीडरशिप की जानिब से भी ट्वीट सामने आती है तो तब भी वो जरूर अंडर डिस्कशन ये मामला आएगा। नहीं, वो ठीक है, जरूर आए। लेकिन देखिए ये चीजें हेल्थी हैं। एक कोई अगर इल्जाम लगाता है, अगर कोई कहता है कि मैं आदिल राजा से या किसी से कहीं मिला, तो उसका जवाब तो आ जाना चाहिए ना कि तो आप बता देना बरमला के आपकी मुलाकात हुई है? नहीं मिला ना, मैंने तो कह दिया कि नहीं मिला मुझे। अब कोई जो इल्जाम लगा रहे हैं सबूत तो उससे देना होता है ना। अगर आप ऐसे ही कोई इल्जाम लगा दें, मैं कह दूं एलिना शिगरी जो है वो जाके मिली है एलन मस्क से, तो मुझे देना होगा ना सबूत, या वो जाके मिली है किसी और से। तो जो इल्जाम लगा रहे हैं सबूत तो वो उन्हीं पर है, क्योंकि आपके ऊपर तो ये भी कहा जा रहा है कि आप रीट्वीट भी नहीं करते इमरान खान के, और यही सेनेटर साहिबा कह रही हैं। पर सलमान साहब आगे बढ़ते हैं, मुझे जरूर बताइएगा कि एक खौफ आपको लगता है कि किसी भी मुमकिन एहतजाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज की तैयारी कर रही है? क्योंकि एक थॉट प्रिवेल कर रहा है कि सरकार जो है वो इस बात से भी बहुत खौफ है कि आप लोग अगर तो नवंबर में कोई एहतजाज करते हैं तो सोहेल आफरीदी साहब की अगर मुलाकात हो गई वो फिर एक मजीद एक एग्रेसिव स्टांस पे जाके एक एहतजाज एग्जीक्यूट करने की तरफ आप लोग आ जाएंगे। देखिए, मैं क्या कह सकता हूं कि जो इंतजामिया है या ये जो फॉर्म 47 सरकार है इनके क्या खदशात हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा कोई फैसला नहीं है। राइट सलमान साहब, आज गौहर साहब की, अयाज सादिक साहब स्पीकर कौमी असम्बली से भी जो मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने चकजई साहब की उस नोटिफिकेशन से मुताल्लिक दरियाफ्त किया जिस पर अयाज सादिक साहब ने कहा कि आप लोग कमेटी में वापस आ जाएं। सो कमेटी पे वापस जाने पे कोई रिव्यू की कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक इमरान खान साहब से कोई मुशावरत नहीं होती तो ये मुमकिन नहीं है। एक फैसला हो चुका है, वो फैसला इमरान खान साहब से मुशावरत के बगैर तब्दील नहीं होगा।
तो वो तो बिल्कुल एक गैर मुतल्लिक बात है। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जिसकी हिमायत में ऑपोजिशन की अक्सरियत अपना इजहार कर चुकी है, बाकायदा दस्तखत के साथ एक 74 दस्तावेज अरकान। जो है बिल्कुल। हाँ वो दे दी गई है स्पीकर कौमी असम्बली को, तो इसमें ताखीर की कोई वजह नहीं है। फिलफौर महमूद खान अचकजई साहब को, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, कौमी असम्बली में और अलामा नासिर को सेनेट में नोटिफाई होना चाहिए। राइट। और चूंकि आज 2 रोज की बल्कि ये डेवलपमेंट थी कि स्पीकर साहब ने अचकजई साहब की भी जो तमाम तकारीर हैं उसका रिकॉर्ड तलब कर लिया है, और वो शायद ढूंढना चाह रहे हैं कि कोई फौज मुखालिफ या अदलिया मुखालिफ उनकी कोई तकरीर ना हो। बट हैविंग सेड दैट, सलमान साहब, 2 सवाल मेरे मजीद और सोहेल आफरीदी साहब से ही मुतालिक। वो कंटेम्प्ट फाइल करने के लिए अदालत से जो दस्तखत शुदा हुक्मनामा है वो अब तक नहीं मिल रहा। आपको लगता है कि डिलिबरेटली ये हुक्मनामा रोका जा रहा है? देखिए, नए हुक्मनामे की कोई जरूरत नहीं है। 24 मार्च 2025 का फैसला मौजूद है, उसी की बार बार तौहीन हो रही है। हमें अगर नया हुक्मनामा नहीं भी मिलता तो हम उस पिछले हुक्म की बुनियाद पे भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर तो सकते क्यों हैं। नहीं हुई सलमान साहब अभी तक फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा? हुई है, देखिए 10-12 दरखास्तें दायर हुई हुई हैं। ये 1 अप्रैल से हुई हुई हैं। ये तमाम उस दिन लगी हुई थी पिछले जुमेरात, लेकिन इनको नहीं सुना गया और एक हुक्म जुबानी किया गया कि आप हमारे फैसले पर अमल करें और इनको मिलवाएं। राजा साहब जो लिस्ट देते हैं उनकी लिस्ट में मौजूद लोगों की मुलाकात कराएं। ये बात कहकर अदालत उठ गई, लेकिन बाकायदा हियरिंग जो है ऑर्डर शीट शायद नहीं मुरतब हुई, लेकिन वो फैसला तो मौजूद है। आज के बाद अब हम बिल्कुल, आज जो हुआ है, आज चूंकि मेरे दस्तखत से एक लिस्ट चली गई थी, हर उज़र जो था सुपरिटेंडेंट साहब का वो उसका हमने अजाला कर दिया था, तो अब हम बिल्कुल दरखास्त देंगे। राइट। सलमान साहब, और आखिरी सवाल, वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब कह रहे थे कि सूबे के जो वजीर आला हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी ड्यूटीज होती हैं, अगर वो उन्हें अदा ना करें या अदा करने में ताखीर नजर आए, अदा करने से वो कासिर हों, तो फिर एक आईनी रास्ता भी मौजूद है। वो कहते हैं कि बेशक वो एक जो है वो एक बहुत पसंदीदा अमल नहीं है, लेकिन आर्टिकल 234 वाला भी फिर एक रास्ता है जो कि अपनाया जा सकता है, एंड दिस ऑप्शन इज वेरी मच देयर। आपको लगता है कि इसकी कोई नौबत आएगी और ये आर्टिकल 234? देखिए, हर किस्म की बेवकूफ़ी, हर किस्म की आईनी जो गैर अखलाकी हरकत हैं वो तो हो ही रही हैं, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं होगा। काबीना इंशाल्लाह आजकल में बन जाएगी और जो वज़ीर आला साहब हैं वो अपने तमाम फ़राइज़ जो हैं सरअंजाम देंगे। राइट। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो तमाम मामलात हैं उसके हवाले से तफसीलन उन्होंने बताया कि लिस्ट जो है जिन्होंने जारी करनी है वो सलमान अकरम राजा साहब ही हैं। डॉक्टर उज़मा ने अगले दिन जब इमरान खान साहब का पैगाम रिले किया था उसमें भी जो तर्जुमान बताया गया था वो भी सलमान अकरम राजा साहब ही हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और अवाम तक जो है वो इमरान खान साहब का पैगाम रिले करेंगे, पहुँचाएंगे। और जिस किस्म के मामला जिस तरह से चलाए जा रहे हैं वो बहरहाल नज़र आ रहा है कि डिलिबरेटली कुछ इस किस्म के अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, और जहाँ पर अगर तो किसी की कोशिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत पॉजिटिव नज़र आए तो उनके हवाले से काफ़ी एक बैकलैश का सामना उन अफराद को करना पड़ता है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। होगी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतहर काज़मी साहब। अतहर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। और मुनीफ फारूक साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीफ अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। अतहर काज़मी साहब, टू बिगिन विद बताइएगा, ये जो मुलाकात सोहेल आफरीदी साहब की नहीं करवाई जा रही है, ये क्यों इस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है? और क्या आपको लगता है कि कोई खौफ है कि मुलाकात हो जाएगी तो क्या कुछ हो जाएगा, और कौन बेनिफिट कर रहा है इस पूरे मामले से? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अब तो अदालत का हुक्म भी है, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है। हम पहले भी देख चुके हैं कि जब अली अमीन गंडापुर साहब आते थे उनकी मुलाकात भी नहीं करवाई जाती थी। इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोगों का जब नाम लिस्ट में आता है या अदालत की तरफ से कोई हुक्म भी है तब भी मुलाकात नहीं होती। और हुकूमती शख्सियात तो बिल्कुल वाजे हैं इस हवाले से कि जी मुलाकात तब ही होगी जब हमारी मर्जी होगी या जब सिस्टम की मर्जी होगी। तो मेरे ख्याल में इससे क्या सोहेल आफरीदी को नुकसान हो रहा है? मेरा नहीं ख्याल। सोहेल आफरीदी के ऊपर तो देखे ना, इन सारी चीजों की वजह से कोई तनकीद तो नहीं कर रहा। सोहेल आफरीदी तो मजीद अपने वोटर स्पोर्टर की नजर में जो है वो मकबूल हो रहा है। मजीद लोग कह रहे हैं कि जनाब उसके साथ ज्यादती हो रही है। फिर आप देख लें कि जैसे वो वज़ीर आला बने उससे पहले उनकी मुखालफत की गई
वफाकी वुज़रा की जानिब से उसका भी उनको फायदा हुआ। और इस सारे अमल के नतीजे में क्या खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमजोर हो रही है? आज खुर्रम ज़ीशान ने भी उतने ही वोट लिए हैं जितने सोहेल खान आफरीदी ने लिए 91 थे। वोट्स। बिल्कुल। तो वो क्योंकि स्पीकर साहब ने तो शायद अपना वोट नहीं डाला, तो इस वजह से 91 वोट्स हैं। तो कोई उनको वहां पे नुकसान तो हो नहीं रहा। हाँ, ओवरऑल मेरे ख्याल में सोहेल आफरीदी साहब को ये मैसेज देना मकसूद है कि भाई किसी लिस्ट के नतीजे में, किसी अदालती फैसले के नतीजे में आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। कुछ आप हमसे ताउन करेंगे, कुछ हम आपसे ताउन करेंगे, तब ये मुलाकात होगी। मुनीब साहब, आप कैसे देख रहे हैं? और चूंकि आपने जो चंद रोज कबल जो मैसेज रिले किया था वो बहुत आपके नाम से मंसूब करके चलाया जा रहा था, ऑल्दो आपने कल भी एक प्रोग्राम में उसको क्लैरिफाई किया कि आखिरी खबरें तक आपने जिस तरह से कहा कि यही है कि ऐसी की तैसी सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो जो उनका एक टोन एंड टेनर है वो किसी और को जाकर दिखाएं, सो यही डिसाइड हुआ है। और वफाक और सूबे के दरमियान जो तनाव है वो इसी तरह से आगे बतदरीज हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरह से अतर साहब भी कह रहे थे कि इसका फायदा तो कुछ नहीं, किसी को नहीं हो रहा, उल्टा सोहेल आफरीदी साहब की मकबूलियत जो है वो मजीद बढ़ रही है, वो मजीद मकबूल हो रहे हैं। आज सेनेटर वो खुर्रम ज़ीशान साहब भी 91 वोट से इलेक्ट हो जाते हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो सूरत हाल जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले अर्ज किया, वो एक स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं जिसमें बताया जाता है कि ये जो इस्तेलाह इस्तेमाल की गई ऐसी की तैसी, बाय द वे वो आज भी प्रिवेल कर रही है। ऑल्दो मैं बात आपको कंफर्म कर सकता हूं कि बहुत ही चंद बाइज्जत शख्सियात ने, जिनमें से एक का नाम मैं लेना चाहूंगा, बैरिस्टर गौर खान साहब ने, जिनकी बड़ी इज्जत है बाय द वे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में, उन्होंने बहुत बड़ी कोशिशें कल से बल्कि वो काफी दिनों से कर रहे हैं। और उनका मकसद भी ये है कि हालात नॉर्मल हो और तलखी किसी ना किसी तरह कोई ना कोई तरीकाकार हो, तलखी कम हो। मुझे लग रहा था और कुछ इंडिकेशंस थी कि शायद उनकी बात के ऊपर कुछ मामलात बेहतरी होगी, और उनकी ख्वाहिश भी ये थी कि सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हो। लेकिन अगर आज नहीं हुई तो मैं इससे मायूस इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे जो अंदाजा हो रहा है वो ये कि शायद इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, और शायद अगले कुछ दिनों के अंदर आफरीदी साहब की मुलाकात मुमकिन बना दी जाए। होगी शायद वो कुछ एश्योरेंसेस के ऊपर ही या जिन चीजों के हवाले से। लेकिन मैं तो हमेशा एक बात अर्ज करता हूँ कि क्योंकि मैं अतर काज़मी साहब की तरह इतना ताकतवर आदमी तो नहीं हूँ, मैं कमजोर आदमी हूँ, कि हमारे मुल्क में जो कानून और आइन है वो मोस्टली छुट्टी पर रहता है। जनाब आफरीदी साहब की मुलाकात नहीं हो पाई तो वो उसका ताल्लुक आइन कानून या किसी कागज के टुकड़े या किसी अदालती हुक्म से नहीं है। उसका ताल्लुक और उसी पॉलिसी से है जो पिछले साल 26वीं आईनी तरमीम जिन दिनों शुरू हुई, मामला शुरू हुआ पिछले साल अक्टूबर में, उस वक्त से सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है, और ये बात यानी कि क्लियर है कि मुलाकात ना करवाने में भी हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। देखिए, अगर आप चाह रही हैं कि मैं आपके प्रोग्राम्स में आगे भी आऊं तो आप समझिए कि मैं इसको हुकूमत तक ही रखूंगा कि, और हमारी इज्तिमाई सेहत के लिए भी बेहतर है कि हम यही कहें कि हुकूमत ये नहीं चाहती कि उनकी मुलाकात। क्यों नहीं चाहती? लेकिन लाइक यू सेड कि एक तरफ मैं मुनीब साहब से मुकम्मल हल्की करता हूँ यहाँ पे। मैं उनके किसी भी चीज का जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर वो हुकूमत से आगे गए तो मेरी भी तरफ से भी लात हल्की है। पर मुनीब साहब ये जरूर मैं अतर साहब के पास फिर जाऊंगी कि आपने कहा एक तरफ जो है वो एक ऐसी की तैसी वाला एक स्टांस भी मौजूद है और बरकरार है, दूसरी तरफ आपने वर्क इन प्रोग्रेस का, जहां पे बैरिस्टर गौर खान साहब के हवाले से फिर अखज़ किया जाए कि कोई मामलात फिर हो रहे हैं। सो आइदर इट कैन बी वन ऑप्शन जो एक्सरसाइज किया जा रहा है। कुछ उम्मीद रखने की आप फिर एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि कहीं ना कहीं कोई एक स्टांस में फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ सकती है। जी, मैं पुरुमीद जरूर हूँ। ऑल्दो मैं कुछ दिन पहले, देखिए बैसियत सहाफी आप खबर होती है ना जी, वो अतर काजी साहब के पास हो या आप हमारी बहन है मोहतरम आपके पास हो या मेरे पास हो, वो खबर आप देते हैं जो सिचुएशन आपको पता लग रही होती है, पता लगती है थ्रू योर सोर्सेस। अब अगर जो सूरत हाल है वो ये है जो मैंने बयान की जिस दिन टॉक शोज के अंदर बैठकर वफाकी वुज़रा यानी जनाब राना सनाउल्लाह साहब और कुछ और लोग कह रहे थे कि जी मंगल को आफरीदी साहब की मुलाकात हो जाएगी, तो मैंने उसी दिन अर्ज किया था कि नहीं भाई, वहां तो ये सोच है, पॉलिसी ये है कि ऐसी की तैसी। तो अगले दिन जब मुलाकात नहीं हुई तो उससे एटलीस्ट वो खबर तो कंफर्म हुई, लेकिन यकीन मानिए उसके बाद से मुझे ये जरूर उम्मीद थी और जो खबरें मुझ तक पहुंची कि बड़ी जिसे कहते हैं सर तोड़ कोशिश की जा रही है
चंद बाइज्जत शख्सियात की जानिब से, जिनमें से एक का मैंने नाम भी लिया कि हालात थोड़े बेहतर कर लिए जाएं। लेकिन अभी तक अगर मैं दोबारा वही कहूंगा, अगर पूरा काम ठीक नहीं हुआ तो कोशिश सर तोड़ हो रही है कि ठीक हो जाए। राइट, बट ऑन द कॉन्ट्ररी अतहर साहब, ये जो एक सख्त गिर, और जो हम अभी बात भी कर रहे थे कि सख्त गिर मौक़िफ़ है, जो कि नज़र आ रहा है कि जो कैरी करने वाली बात है, एक आइडियोलॉजी है विद इन पीटीआई, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो एक साबका वज़ीर आला की तब्दीली का मामला भी फिर नज़र आया। ये कितना आसान या कितना जो है वो मुश्किल अब रह गया इन द करंट सिनेरियो, अगर आफरीदी साहब अपना अग्रेसिव जो मौक़िफ़ है उसी को बरकरार रखेंगे? आपको लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड ये उनके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है? देखिए, इसमें दो चीजें, एक तो जो मुलाकात के हवाले से जिस तरह मुनीब साहब ने जो खबर दी, मैंने भी उससे एक दिन पहले व्लॉग बनाया था और उसके अंदर भी मैंने भी ये चीज अर्ज की थी कि मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट हुकूमती शख्सियत ने बताया है कि ना किसी लिस्ट के ऊपर उनकी मुलाकात होगी, ना किसी अदालती हुक्म पे उनकी मुलाकात होगी। उनकी मुलाकात उस दिन होगी जिस दिन ना कोई लिस्ट होगा, ना कोई हुक्म होगा, बुनियादी तौर पे जब मामला दुरुस्त होंगे। तो ये खबर थी, ये कोई मुनीब साहब की ख्वाहिश या किसी और सहाफी की ख्वाहिश नहीं है। ये हकीकत है कि उनकी मुलाकात तब ही होगी जब हुकूमत वाले चाहेंगे, और फिलहाल वो चाहते हैं कि थोड़ा सा अफरीदी साहब भी अपने स्टांस में तब्दीली लेके आए। अब अफरीदी साहब का जो मौकिफ है, उनके दीगर दोस्तों का जो मौकिफ है, ये जो आपको सियासी प्रोडक्ट नजर आ रहा है, ये सियासी प्रोडक्ट जो है, ये आपकी जो सियासी इन्वायरमेंट है, ये उसका नतीजा है। जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से सियासत हो रही है, ये उसके नतीजे में ये एक रद्द अमल की सियासत आपको सामने नजर आ रही है। सोहेल अफरीदी साहब तो पहले भी थे और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसको चुना गया? बैरिस्टर जो गौहर साहब को चुना गया। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनके भी मामलात काफी हद तक बेहतर थे, तो वो बहुत सारी चीजों को बेहतर करने की कोशिश करते रहे। लेकिन सियासी माहौल ऐसा बना कि जहां पे बैरिस्टर गौहर अब इस वक्त ऑलमोस्ट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर 99% इररेलेवेंट हो चुके हैं। मुनीब साहब, ये जो बात हो रही है प्रोटेस्ट के भी हवाले से, आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि बाज़गश्त यही है कि एहतजाज के इशारे बाकायदा दिए जा रहे हैं, डू यू रियली फील कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज बिरेफ्ट ऑफ एनी सच फैक्टर जहां पर मोबिलाइजिंग या गैल्वनाइज करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वो एफर्ट नजर आती थी, वो जो है अब वो नहीं है, और इवन वफाक के लिए अभी एक थ्रेट के तौर पे वफाक भी इसको नहीं ले रही है? प्रॉब्लम असल में ये है कि इस पूरी सूरत हाल में तहरीके इंसाफ का जो वोटर सपोर्टर है वो वोट तो कर सकता है, बाई इलेक्शन में भी निकल आएगा, वोट कर लेगा, लेकिन वो अब रियासत से लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। आप सूबाई हुकूमत के जोर पर उन्हें ले भी आएंगे तो देखिए, रियासत के साथ कोई भी टक्कर नहीं ले सकता, चाहे वो तहरीके इंसाफ हो, कोई और जमात हो, कोई भी नहीं टक्कर ले सकता, क्योंकि रियासत के पास बंदूक की ताकत है, कानून की ताकत है, स्टेट इटसेल्फ इतनी ताकतवर होती है और लिमिटलेस रिसोर्सेज की मालिक होती है, तो आप उनके साथ तो लड़ाई नहीं लड़ सकते। इमरान खान साहब की रिहाई या उनकी चीजों में आसानी जब भी होगी, मार्क माय वर्ड्स, वो अफाम तफहीम से, किसी और तरीके से मामलात को, बैक चैनलिंग फेल हो चुकी है, फॉरेन इंटरवेंशन हो नहीं रही है, अमेरिका हैज नो इंटरेस्ट, आई वुड रिपीट, नो इंटरेस्ट इन पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर्स, और डील के नतीजे में होनी नहीं है। हाँ, और ये कोई ऐसा नहीं कि जी कोई हो रहा है, अफाम तफहीम से हो। अतर साहब, डू यू ऑल्सो फील कि इमरान खान साहब अगर उनके मामलात अफाम तफहीम से, जिस तरह मुनीब साहब कह रहे हैं कि हल हो जाते हैं, तो उनके लिए ये सिविलियन स्पेस का इरोड होना कोई मैटर नहीं करेगा? ये जो पूरी उनकी एक स्ट्रगल नजर आ रही है, 2 साल से वो एक नैरेटिव, एक मौक़िफ़ पर कायम है, 3 साल से ज़ायद के अरसे से, ये उनके लिए वाकई में उनको बॉदर नहीं करेगा? देखिए, ये अब इशू इमरान खान का नहीं है। इमरान खान शहबाज शरीफ से ज्यादा इररेलेवेंट हो जाएंगे अगर वो, उनके लिए ये इशू नहीं होगा। अब मसला इमरान खान साहब की जात से आगे निकल चुका है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब ने एक नैरेटिव बना दिया है, बल्कि टीवी पे भी ये कहा जाता है कि उनको बड़ा स्पेस दी गई, उन्होंने 60 जलसे किए और एक नैरेटिव बना लिया। अभी स्पेस तो मरियम बीबी के पास भी है, मियां साहब के पास भी है, वसाइल भी हैं, हुकूमतें भी हैं, ये 160 जलसा करके बना लें, नैरेटिव बना लें। नैरेटिव आप इस वक्त बन नहीं सकता। मसला ये है कि इमरान खान पब्लिक नैरेटिव के ऊपर राइड कर रहे हैं। इमरान खान इस वक्त पब्लिक जो सेंटीमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर इमरान खान उसके अंदर तब्दीली करेंगे तो अब ये उनके लिए मुमकिन नहीं है।
मुनीब साहब, आप नैरेटिव कैसे बनाएंगे? ये जो बायर अतर साहब वाली बात है, बायर तो जमातों के पास पूरी पूरी स्पेस है, और इमरान खान साहब अगर वो इस लाइन पे आ गए और सिविलियन स्पेस इरोड होने में उनको अगर वो बॉदर ना हुए, तो अतर साहब जिस तरह कह रहे हैं कि वो तो मजीद मतलब वो ज्यादा रेलेवेंट हो जाएंगे जितने अभी के हमें लीडर्स नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी एक बहसियत कौम, एक हमारी आयरनी ये भी है कि हम बुत तराशते रहते हैं। कि कभी वो इफ्तिखार चौधरी साहब हों, कभी वो काजी फाइजा साहब हों, कभी वो हमारे सियासी हुक्मरान हों। देखिए, अपोजिशन में सियासत और होती है। जब आप हुकूमत में आते हैं या हुकूमत के करीब होते हैं, तब आप यही कॉम्प्रोमाइजेस करके और यही सब एडजस्टमेंट्स करके आते हैं। बहुत से मेरे दोस्त जो मैं तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि किस किस तरह की मिन्नतें तरले नहीं किए गए ऑन इमरान खान साहब स्पॉट। कितने लोगों को खान साहब ने नहीं भिजवाया GHQ। उनमें साबिक जर्नैल भी हैं, उनमें उलमा भी हैं, उनमें पता नहीं कौन कौन है जिनको भिजवाया गया, और ये काम सारे करते हैं। देखिए, यही काम माजी के जो आज हुकूमतों में बैठे हैं लोग, ये उन्होंने भी किया है। रास्ते क्रिएट किए जाते हैं। ऑनेस्टली मैं उसमें आई डोंट सी एनी हार्म इन दैट, बिकॉज जब आपकी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से हो जाती है, तो फिर आपने किसी ना किसी तरीके से अपना रास्ता भी वापस उन्हीं से बातचीत के जरिए निकालना होता है। लेकिन उसमें असूल शोल नहीं होता, राइट, उसमें असूल वगैरह कुछ नहीं होता, उसमें असूल वगैरह कुछ नहीं होता, उसमें सियासी कन्वीनियंस होती है। बस आपने कन्वीनियंट बनाना है माहौल को अपने लिए। यकीन मानिए, जिस दिन बन जाएगा, खान साहब इक्तदार में आ जाएंगे, पहले तो जो उनके साथ हुआ है वो कहेंगे इसको मल्टीप्लाई एटलीस्ट विद 2 करें, और ये जो मेरे साथ इन्होंने किया इनके साथ करें। फिर जहां तक बात आ गई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, ज़हन में रखिएगा, हमारा एक DNA है, हमारे रियासत का एक मॉडल है। हाँ। यहाँ आप ये झंडा लहरा के नहीं घूम सकते कि भाई मैं बहुत पॉपुलर हूँ। ये इमरान खान साहब को जिन दोस्तों ने मशवरे दिए थे और जिन्होंने नारे लगाए थे, तेरा बाप भी देगा आजादी, और आप इतने पॉपुलर है कि आप फौज को भी लिटा देंगे, ये उन्हीं का बेड़ा गर्क किया हुआ है जहां मामला यहां तक पहुंचा। मैं अतर साहब, फाइनल कमेंट। अतर साहब, ये वो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि बैठकर बात करते हैं। ये कहते थे मैं छोड़ूंगा नहीं, हमने खुदा से माफी मांगी, हमें माफी मिल गई। जो कहते थे नहीं छोड़ूंगा, आज उन्हें माफी नहीं मिल रही। मुनीब साहब ने फरमाया कि यहाँ पे बुत तराशे जाते हैं। ये बुत नहीं तराशे जाते। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफर करूंगा। उसमें यह है कि लोग आइन और कानून का बुत तराशा हुआ लोगों ने। जिसको भी वो देखते हैं कि ये आइन और कानून की बात कर रहा है, चाहे वो मियाँ साहब वोट की इज्जत की शक्ल में बात करें, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी साहब अदलिया की आजादी की शक्ल में बात करें, चाहे वो इमरान खान साहब हकीकी आजादी की शक्ल में बात करें, या कोई और मौजूद शख्सियत करे, अवाम उसके पीछे चली जाती है। मसला ये है कि फिर अवाम जिसके पीछे लगती है वो आगे जाके धोखा दे देते हैं। तो इसमें अवाम का कसूर नहीं है, अवाम जज्बाती नहीं है, अवाम बाशऊर हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक रियासत को चलता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो क़यादत है वो हमेशा उनको मायूस करती है। राइट, थैंक यू सो मच अतर काज़मी साहब, मुनीब फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का करने के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ ही अब बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। 2025 में पाकिस्तान की सहाफती आज़ादी की सूरत हाल बद से बदतर हो रही है। इम्प्यूनिटी रिपोर्ट 2025 के मुताबिक नवंबर 2024 से सितंबर 2025 के दौरान पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए इक़दामात तकरीबन दुगने, और उनके खिलाफ जो इक़दामात हैं वो दुगने नजर आ रहे हैं। और आज़ादी इज़हार राय को मजीद महदूद करते हुए इस हुकूमत ने पीका के जरिए कार्रवाइयाँ भी नजर आ रहा है कि तेज कर दी हैं। इसी अरसे में 36 मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें से 22 पीका और 14 PPC के तहत दर्ज हुए। मुकदमात की अक्सरियत पंजाब से है। सहाफ़ियों के खिलाफ कोई 142 वाक़यात में 1 सहाफ़ी कत्ल, 4 सहाफ़ी मुख्तलिफ हमलों में जख्मी, 15 गिरफ्तार और 30 के करीब बताए जाते हैं जिन्हें धमकियां, जिन्हें प्रेशर में लाने के लिए, दबाव डालने के लिए उनको इंटिमिडेट किया गया। रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफ ये हुआ कि 71% वाक़यात के पीछे सरकारी इदारे थे। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और जिस तरह से कोर्ट में मामलात चल रहे हैं इस वक्त, और एक वज़ीर आला, एक सूबे के एक चीफ एग्जीक्यूटिव, वो अदालती अहकामात के बावजूद उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, और ना ही अदालती हुक्मनामा अब तक जारी हो सका है। इस पर गुफ्तगू होगी। सीनियर माहिर कानून बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नियाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। नियाजी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब के उस ऑर्डर के बावजूद जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच एक ऑर्डर देता है
वो हुक्मनामा भी बहरहाल उनको उसकी भी तलाश है, वो अब तक कंटेम्प्ट फाइल नहीं कर सके, और दूसरा मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है। सो ऑब्स्टिकल में आपको क्या लगता है कि अदालत क्या कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की सिर्फ वो अब मुंतजिर रहेगी जब तक वो दरख्वास्त नहीं जाए और जब तक हुक्मनामा वो कह रहे हैं कि पीटीआई के सामने नहीं आ जाता? देखें, ऐसे केस में जिसमें रिस्पोंडेंट जो हो वो कोर्ट के अंदर मौजूद हो, इस केस में जो सुप्रीडेंट हैं अडयाला वो कोर्ट में मौजूद थे, तो ऐसे केस में उनके सामने ऑर्डर हुआ तो उनको वैसे मेरे ख्याल से किसी चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए, उस ऑर्डर को मानोमान इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। जहाँ तक बात है, देखें, इस इशू को समझने की ज़रूरत है। जो बेसिकली सारे मुद्दा है, जो उमुल खबाइस है जिसको हम कह सकते हैं आसान अल्फाज में, वो है 26th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 26th अमेंडमेंट से हमारे ऐसी जुडिशरी ने जन्म लिया इस मुल्क में जो हमेशा के लिए एग्जीक्यूटिव के सबसर्विएंट हो गई, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी प्रमोशन, उसकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर सारी डिपेंड करती है हुकूमत वक्त की ख्वाहिश पे, उनके प्लेयर पे। और जहां तक देखें उसका नतीजा क्या, उसके नतीजे में आया वजूद में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अभी तक उसने जितने फैसले किए हैं वो हुकूमत वक्त के फेवर में किए हैं, जिससे साफ पता चल रहा है टिल्ट है। और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक और पौधा लगाया है उसने, वो है एक फैसला दे के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर केस में, वो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनको लाहौर हाई कोर्ट से एज 15th सीनियर जज लाया गया। जस्टिस कियानी के ऊपर उनको फोकियत दी गई और उसको फिर वैलिडेट किया सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में और उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। अब जाहिर बात है, इतनी ज्यादा जो एक एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल फेवर दी गई हुकूमत के वक्त की तरफ से, एक जज को चीफ जस्टिस बनाया, तो उसके बाद वो जज कोई ऑर्डर पास करेगा तो क्या हुकूमत के वक्त जो है वो उस जज से डरेगी या उनको कोई घबराहट होगी? देखें, हुकूमत को तो छोड़ें आप, इस यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर्स को भी सुपीरियर जुडिशरी घर भेज चुकी है। यहाँ तो बात हो रही है एक SHO की, एक सुपरिटेंडेंट जेल की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का देखें बेंच इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, लार्जर बेंच ऑर्डर करता है इन प्रेजेंस ऑफ द सुपरिटेंडेंट कि आपने ये ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है, लेकिन वो रिफ्यूज कर देते हैं। SHO राइट। और अचंभे की बात आपको लगती है कि ये कोई आपके लिए एक सरप्राइज है कि अब तक हुक्मनामा जो है वो जारी नहीं हो सका है? उनको अटेस्टेड कॉपी चाहिए CM साहब को ताकि कंटेम्प्ट की वो एक पिटिशन फाइल कर सके। डू यू रियली फील कि उसकी भी जरूरत है? देखिए, सोसाइटी में जब जुल्म होता है ना, उसका अगर पार्ट हो ब्यूरोक्रेसी या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरा का पूरा, उसमें ब्यूरोक्रेटिक रिगमरोल्स जो होते हैं ना, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो इनजस्टिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और यही हो रहा है इधर लाहौर हाई कोर्ट में भी यही होता है। आप पिटिशन फाइल करते हैं, 3-3 दिन लगती नहीं है, बंदा गायब होता है, तब तक बंदे के नामो निशान ही नहीं रहता, पिटिशन टेकअप हो रही होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही है। अब देख लें आप, अलकादिर केस है, 8 महीने हो गए, 9 महीने बल्कि 10 महीने अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। केस लगना ही हमारे लिए विक्ट्री होती है, जीतना तो दूर की बात है। यही देखें, ऑर्डर नहीं अटेस्टेड आया तो कंटेम्प्ट नहीं फाइल हो सकती। भाई अगर नहीं आया, नहीं फाइल हो सकती, आप वैसे ही लगा दें, फाइल कर दें, इनजस्टिस हो रहा है ना। लेकिन सलमान अख्तर राजा साहब कहते हैं कि बेतहाशा कंटेम्प्ट की जो पिटिशंस हैं वो दर्ज हो चुकी हैं, सो इस वक्त वो जरूरत नहीं है कि रिलाई किया जाए इस अदालती हुक्मनामे की। देखें अलीना, वो नहीं करेंगे इम्प्लीमेंट। एक तो रीजन मैंने आपको बता दिया, वो नहीं डरते इन जजों से, वो कहते हैं ये जज हमें क्या कुछ कह लेंगे, हमारी मर्जी तो पॉइंट हुए। फिर दूसरी बात, आर्टिकल 204 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कंटेम्प्ट की पावर्स देता है हायर जुडिशरी को, इंक्लूडिंग द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो कहता है कि इनकी ड्यूटी है जजेस की कि कंटेम्प्ट की पावर इस्तेमाल करें अगर ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। इनकी ड्यूटी है, डिस्क्रेशन नहीं है, स्वाबदीद नहीं है, खाली पावर नहीं है। दे आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर देयर ऑर्डर इज इंप्लीमेंटेड, कि इंश्योर करना है इन जस्टिस हो। इनकी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कंटेम्प्ट पावर्स नहीं है, ये जस्टिस करने के लिए अवाम सफर ना करे। चीफ मिनिस्टर सूबे का चीफ जस्टिस का ऑर्डर लेके खड़ा है, SHO कहता है मैंने इंप्लीमेंट नहीं करना, और अंदर जो अफसर बैठा है, जो सुपरिटेंडेंट साहब के भी ऊपर बैठा हुआ है, जो बगैर पोस्टिंग के वहां पे बैठ गया है, वो कहता है जी मैं नहीं ऑर्डर इंप्लीमेंट करूंगा, आप जो मर्जी कर लें। आप कौन होते हैं मुझे ऑर्डर इशू करने वाले? बज़ाहिर तो ऐसे न्याज़ी साहब लग रहा है कि ये मामला जो है ये मजीद तूल पकड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड न्याज़ी साहब, इम्प्यूनिटी रिपोर्ट 2025 जो सामने आई है
जिसमें बहुत ही हैरानकुन इंकशाफात हुए हैं। जर्नलिस्ट के हवाले से जो लीगल क्रैकडाउन है थ्रू पीका पीपीसी, उसके हवाले से बताया गया है कि किस तरह से डिटेरियोरेट की है पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम। स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे रिमेन द प्राइमरी सोर्स ऑफ थ्रेट्स एंड परसिक्यूशन। बताया उसमें गया है कि गवर्नमेंट जो टॉप थ्रेट एक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 71% ऑफ केसेस। अदर्स में शामिल होते पॉलिटिकल पार्टीज, क्रिमिनल गैंग्स, अननोन एक्टर्स। ये जाहिर है दिस शुडंट बी एनी सरप्राइज फॉर एनीवन इन पाकिस्तान। आपको लग रहा है कि ये नंबर्स जो है वो मजीद फर्दर एस्केलेट करेंगे? ये 2024 कहाँ से बीच में खाली रह गया? आप पीछे से स्टार्ट करें, नवंबर 2024 से सितंबर 2025। देखें, अरशद शरीफ की शहादत होती है 23 अक्टूबर, ठीक है, 2022 से। वहां से काम जो स्टार्ट हुआ वो रुका तो नहीं। अब तो स्टेट प्रॉपरली वेपनाइज कर रही है थ्रू लीगल अमेंडमेंट्स अपनी एजेंसीज को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, कि वो इनको हंट करें, इनको परसिक्यूट करें। आपके जो जर्नलिस्ट है, सारा तबका है, और इसमें किसका सबसे ज्यादा कसूर है? अगर अरशद शरीफ की दफा स्टैंड ले लिया होता सुप्रीम कोर्ट ने, ना खामोश बैठ गई होती, तो अभी बाकी सारों को भी प्रोटेक्शन मिलती। किसको प्रोटेक्शन मिली अभी तक? किस जर्नलिस्ट को मिली है अदलिया की तरफ से? इसमें सारा कसूर कौन किसका है? आपकी अदलिया का है। देखिए, एग्जीक्यूटिव ने, स्टेट के इदारों ने तो एक्सेस करनी है। उसको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा एक मैकेनिज्म देता है, दैट इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट, दैट इज जुडिशरी, जिसने प्रोटेक्ट करने आपके बुनियादी हुकूक, इंक्लूडिंग योर राइट टू स्पीक और राइट टू लाइफ और राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्रिवेसी। वो नहीं हो रही प्रोटेक्ट, क्योंकि जुडिशरी ने हाथ जोड़ लिए। आज का ऑर्डर देख लें, मतीउल्लाह जान के केस में, वो जो उसने फाइल की अपना एक्विटल 265 के का, That has been dismissed. उसमें जज साहब ने पुलिस की स्टेटमेंट्स, जो कॉम्प्रोमाइज्ड विटनेसेस हैं, वो कहते हैं हमें इनकी गाड़ी से आइस मिली है। ये कोई तमाशा है। और वो अगवा हुआ था पिम्स हॉस्पिटल से साकिब बशीर के साथ, और ये कहते हैं जी उसकी गाड़ी से आइस मिली है, नाके पे पकड़ा उसको हमने, उसके वकूए के कोई आधे घंटे बाद। तो ये तो तमाशा है, सारी झूठी एफआईआर। लेकिन अदालत क्या कह रही है? हम नहीं इसको खत्म कर रहे केस को, क्योंकि पुलिस की एविडेंस मौजूद है। राना सनाउल्लाह साहब ने मज़ाक़ा खेज करार दिया था मतीउल्लाह जान साहब के इस मुकदमे को। मैं आपको यही बात कह रहा हूं। देखें, स्टेट मुनाफकत भी करेगी, एजेंसीज मुनाफकत भी करेंगी, पुलिस मुनाफकत करेगी, पुलिस अपनी पावर मिस यूज भी करेगी, लेकिन उसको रोकने का एक ही मैकेनिज्म है, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिन्होंने रोकना है उनको। लेकिन जुडिशरी तो आप देख लेना, मुझे जुडिशरी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अंदर बाइफरकेट ही नहीं कर पा रहा। मुझे लगती है दोनों एक ही इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप समझते हैं कि इसका मलबा भी 26वीं आईनी तरमीम को ही इसका मौजूदा इल्जाम आप ठहराते हैं? मैं आपको बताऊं, ऑन अ लाइटर नोट, मुझे ये लगता है अब वो स्टेज आ गया है कि ये इन फैसले करने के काबिल ही नहीं है हमारी जुडिशरी, कि वो इन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की एक्सेस को रोकने के लिए वो फैसला कर सके। अब एक टाइम आएगा, ये मेरे ख्याल से अंडर 15 की या अंडर 12 की जो क्रिकेट टीम के मैचेस नहीं है, उनकी ही जाके एम्पायरिंग कर ले तो बेहतर है। शायद वो उनका बात मान लें, अदरवाइज ना अडयाला वाले मानते हैं, ना वहां बाय खड़ा हुआ एसएचओ मानता है। और ऐसे में साहिल जो इंसाफ की उम्मीद रखता है, मान नहीं सकता, वो पुलिस की एविडेंस को मनोमन तस्लीम करके मीडिया का भी बेड़ा गर्क हो रहा है, और उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। साहब, लाइक आई सेड कि ऐसे में जो साहिल उम्मीद करता है कि कोर्ट ऑफ लॉ से उसको कोई इंसाफ मिलेगा, वो बड़ा मायूस होता है। आखिर में मुझे ये जरूर बताइएगा कि जो बार इलेक्शन से कबल ही पीटीआई के अंदर ये जो एक फ्रिक्शन नजर आ रही है या एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, आपस में ही जो एक ऐसी ग्रुपिंग सामने आई है कि जहां पे टाउट्स और एक दूसरे को इस किस्म के अलकाबात से नवाजा जा रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? देखिए, मैंने तो वो सुना है, आप बात करेंगे हामिद खान साहब का इंटरव्यू, मेरे ख्याल से उन्होंने बड़ी अनवारंटेड, अनप्रोवोक्ड गलत बात की इंतजार पंजोता साहब के बारे में। मुझे पता है इंतजार पंजोता ने जितना सफ़र किया है, उनको एब्डक्शन हुई, रियासत नहीं की, उनके साथ जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, तो वो हम सबको पता है। तो इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स उन्होंने दी है, गलत दी है। अगर वो ये चाहते हैं कि उनकी मर्जी से यंग वकला चलेंगे, ILF चलेगी, तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे एक नज़रिए के पीछे खड़ी है ILF, तो बिल्कुल वन मैन शो नहीं होगा, कभी नहीं होने देंगी। एक बात आखिर में मैं कर दूं, देखें, ये आपने देखा, हम बात कर रहे थे, एक पंजाब के अंदर जो मैं सबसे बड़ा इस वक्त होता हुआ जुल्म देख रहा हूँ इस जुडिशरी की कमजोरी की वजह से, वो एक तो आपने देखा अभी ये NCCI जो FIA का पुराना इदारा अब नया बना था कंट्रोल करने के लिए आपके साइबर क्राइम्स को, वो एक यूट्यूबर है डकी,
उसके केस में वो किस तरह एक्सपोज हुआ। मैं यही बार बार रो पिट रहा हूँ, यही अब सीसीडी पंजाब में पिछले 6 महीने में 500 इनकाउंटर हुए हैं, 675 उसमें किलिंग्स हैं। अब मुझे ये बताएं, जज और जुडिशरी रेलेवेंट हो रही है, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वही आपके बंदे जो है फुल फ्राई कर रही है। ये पुलिस के टर्म न्याज़ साहब आप क्या बात कर रहे हैं? आईजी पंजाब कहते हैं कि 70% क्राइम जो है वो कम हो गया सीसीडी से। देखें, क्राइम अगर आपने कर, अब मुझे बताएं, हाउ मैंने डिटरमिन करना है कि ये बंदा मुजरिम है, आपने करना है या पुलिस वाले ने करना है या एक जज ने करना है? आप कैसे एक पुलिस को आप अथॉरिटी दे सकते हैं वो डिटरमिन करें कि जी ये बंदा मुजरिम है और ये जिंदा रहने के इसकी ये जिंदा रहने के लायक नहीं, इसको मार देना चाहिए। ब्लैंकेट और पावर्स सारे केसेस में हमेशा एक ही स्टोरी है, मैं बचपन से सुन रहा हूं जी, ये आ रहा है, हमारे थे साथी छुड़ाने आए, फायरिंग से मर गए। ये 675 केसेस में हमेशा साथी आए और मार के चले गए। इसकी इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत है। ये पंजाब पुलिस स्टेट बन गया है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। इसमें कितने मासूम लोग होंगे जिनकी डेथ हुई होगी, बहुत सारे होंगे जिन्होंने जुर्म किया होगा, लेकिन उनको मारना, फांसी देना जज का काम है, पुलिस का काम नहीं है। यही रूल ऑफ लॉ है, यही जमहूरियत है, यही बुनियादी हकूक है। अगर हमने अब बंदों को इजाजत देनी है कि तुम डिटरमिन करो किसको मारना है, किसको जिंदा रखना है, तो फिर जुडिशरी को आप बंद कर दें, खत्म कर दें। क्या है जी, पुलिस को हम जुडिशरी की पावर्स दे रहे हैं कानूनी तौर पे, और छोड़ और दें ऐसे में ना न्याज़ी डिफेंस साहब, का लॉयर हो राइट, ना प्रोसिक्यूशन लॉयर हो, सीधा फैसला करें आप। और ऐसे में जहां पर आप खुद कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो इस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो गई है, और ऐसे में आजकल के जो बाज़गश्त है वो 27वीं आईनी तरमीम की भी है। सो अल्लाह ही मालिक के बहरहाल कि किस तरह से मामला को आगे लेकर चला जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।